खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। पिछली कड़ी में आपने सुना कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कई बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस के घर बोस हाउस में रुके थे, जो घनश्याम दास बिड़ला को रास नहीं आ रहा था और वो किसी तरह बापू को बिड़ला हाउस ले जाने की जुगत लगा रहे थे। ये बात जोर शोर से होने लगी कि इस बार सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पर यही बात वरिष्ठ नेता आचार्य कृपलानी को खटक रही थी, इसलिए उन्होंने अखबारों में सुभाष की मुसोलिनी से मुलाकात और उनके फासिस्टवादी होने का वक्तव्य दिया। अब आगे। सुभाष अध्यक्षीय भाषण के बारे में गांधी जी से विचार विमर्श कर वर्धा से लौटे थे। चाहे शरद बाबू हो या जवाहरलाल, दोनों को यही चिंता थी कि बापू और सुभाष के बीच पटरी कैसे बैठेगी। इसीलिए दोनों ने सुभाष को गांधी जी से अध्यक्षीय भाषण को लेकर बात करने की सलाह दी। सुभाष को हिंदी सिखाने के लिए उनके गुरु बने पंडित द्विवेदी खासे खफा थे। सुभाष व्यस्तता के चलते हिंदी सीखने के लिए वक्त नहीं निकाल पाए थे और यही द्विवेदी जी की नाराजगी का कारण था। यदि समय नहीं था तो गुरु क्यों बनाया हिंदी सीखने के लिए? पहले अध्यक्ष बनने के चक्कर में उलझा रहा, फिर विदेश चला गया अपनी प्रेमिका एमिली से मिलने। ऐसे क्या कोई हिंदी सीख सकता है? यदि उसे हिंदी का संपूर्ण ज्ञान नहीं आया और सही हिंदी नहीं बोल पाया तो लोग मुझ पर ही उंगली उठाएंगे ना। द्विवेदी जी, आपकी नाराजगी ठीक है, पर क्या शरद बाबू? यदि समय नहीं था तो क्यों कहा था मुझसे हिंदी की शिक्षा लेने के लिए? सभी जानते हैं सुभाष को वक्त ही नहीं मिला जो आप हिंदी सिखा पाते। सही कह रहे हैं शरद बाबू, आप तो सुभाष का बचाव करेंगे ही, ज्येष्ठ भ्राता जो हो उनके। नहीं पंडित जी, ऐसी बात नहीं है। अरे सुभाष आए तो डांटिएगा उनको। नहीं शरद बाबू, मैं भी समझता हूं कितना व्यस्त रहा है वो। बस यूं ही गुस्सा आ गया था, गुरु हूं ना। सुभाष से कुछ मत कहिएगा। अरे शरद बाबू आ ही रहा है, आपको याद है ना, मैंने कहा था उससे कुछ मत कहिएगा। आ गया। नमस्कार गुरुजी, मैं आ गया। कहिए, क्यों नाराज हैं आप मुझसे? अरे नहीं, कोई बात नहीं। अरे सुभाष, कैसी रही तुम्हारी यात्राएं? अध्यक्ष का भाषण तैयार कर लिया या नहीं? हाँ गुरुजी, कर लिया है और गांधी जी से हरी झंडी भी ले आया हूं मैं। बधाई हो। यूं ही तुम्हारी और गांधी जी की बनती रहे, यही चाहता हूं मैं। क्यों शरद बाबू, आप भी यही चाहते हैं ना? और जवाहर जी भी यही चाहते हैं। हरिपुर से अधिवेशन की व्यापक तैयारियों की जानकारियां मिल रही थीं। बापू को दिखाए अधिवेशन स्थल की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सूरत ही बदल दी थी। सुभाष वहां पहुंचने के लिए उत्साहित थे, लेकिन अधिवेशन और अपने भाषण को लेकर बहुत गंभीर थे। मेजदा, मैं आपसे भाषण को लेकर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि भाषण में कुछ और भी मुद्दे शामिल होने चाहिए। कौन से मुद्दे सुभाष? रियासतों में चल रहे आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन मिलना चाहिए। वहां की प्रजा को लगना चाहिए कि कांग्रेस उनके आंदोलनों के साथ है। ठीक सोच रहे हो। इससे रियासतों में चल रहे आंदोलन और कांग्रेस दोनों प्रभावी होंगे।
दादा, मैं समझता हूं कि रूस की तरह हिंदुस्तान में भी चरणबद्ध विकास की जरूरत है और उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार होना चाहिए। यानी तुम इन मुद्दों को भी अपने भाषण में शामिल करना चाहते हो? हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है मेजदा? ये तो समय की मांग है और मैं समझता हूं कि इन्हें कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से उठाना चाहिए। यहाँ सवाल सही गलत का नहीं है सुभाष। यहाँ सवाल है कि वर्धा में जो भाषण गांधी जी को बताया गया है उसमें ये मुद्दे शामिल नहीं है। फिर अब नए मुद्दे जोड़ना ठीक नहीं है। मेजदा, ये सही है, महात्मा जी को दिखाए भाषण में ये मुद्दे शामिल नहीं है, लेकिन मैं इन्हें भविष्य के लिए जरूरी मानता हूं। और मेजदा, मैं तो सीमित परिवार का मुद्दा भी उठाने वाला हूं। सुभाष, मैं समझता हूं कि इन मुद्दों पर व्यक्तिगत चर्चा होनी चाहिए। ये विवादित मुद्दे हैं और इन्हें अधिवेशन के मंच से उठाया जाना ठीक नहीं है। मेजदा, मैं ये नहीं मानता। ये मुद्दे देश की दिशा बदल देंगे और इनसे ही हमारे देश का भविष्य है। भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकता मेजदा। इन मुद्दों ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। बहुत विचार करने के बाद मैंने उन मुद्दों को उठाने का फैसला लिया है। यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो मैं खुद के साथ अन्याय करूंगा और मैं खुद के साथ अन्याय नहीं कर सकता मेजदा। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन कहे वैसा ही करो। मेजदा, मेरा मानना है कि कांग्रेस के समाजवादी खेमे को भी मान्यता मिलनी चाहिए। सुभाष, बहुत भोला है तू। जिन समाजवादी खेमे की बात कर रहा है उससे जुड़े लोग जवाहरलाल के भी निकट हैं, लेकिन जवाहरलाल ने कभी भी गांधी जी के सामने समाजवादी खेमे की चुनौती खड़ी नहीं की। गांधी जी हमेशा से केवल कांग्रेस पर जोर देते हैं और दूसरा कोई ध्रुव बने ये उन्हें मंजूर नहीं। तू क्यों बापूजी से उलझने की राह तैयार कर रहा है? ठीक कह रहे हैं मेजदा आप। हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन का वक्त आ गया। हिंदुस्तान में कांग्रेस की बागडोर संभालना सुभाष के लिए गौरव का पल था। वो अपने साथियों के साथ हरिपुर के लिए हावड़ा स्टेशन से रवाना होने वाले थे। ट्रेन पूरी तरह से कांग्रेस मिजाज से रंगी हुई। हरिपुर में भी अधिवेशन की व्यापक तैयारियां की गई थीं। अंग्रेजी हुकूमत की भी पैनी नजर अधिवेशन पर थी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या हो रहा है। अहिंसावादी सोच वाले गांधी ने ये क्या किया? कांग्रेस का सुप्रीमो हिंसाचारी सुभाष को बना दिया। इतनी जोरदार ताशपोशी ये ठीक नहीं है। हमें होशियार रहना होगा। You are right, sir. सुभाष कितना भी ऊंचा पद क्यों ना पाले, उसका हर हरकत पर नजर रखना ही पड़ेगा हम सबको। क्या कहता है, क्या करता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। होम सेक्रेटरी ने जो दिल्ली से ऑर्डर भेजा है अधिवेशन निपट जाए। सर, जब हरिपुर अधिवेशन जनता फूटने लगे तो सुभाष को उग्र भाषण के आरोप में जेल में डाल दिया जाए। क्रांतिकारी रास बिहारी का ये लेटर आप पढ़िए। ये लीजिए सर, उसने ये लेटर सुभाष को लिखा है। रास बिहारी के इस लेटर का अभी क्या मतलब? सर, रास बिहारी इन दिनों जापान में है सर। इसी महीने उसने ये लेटर सुभाष को भेजा है। इसमें लिखा है कि बापू की बात मानकर सुभाष अहिंसा का रास्ता बिल्कुल मत पकड़ लेना। ओह माय गॉड! यानी दुनिया भर में फैले क्रांतिकारी सुभाष को उग्र राह पर चलने को कह रहे हैं। हमें इस अधिवेशन पर नजर रखनी होगी और उसके बाद
सुभाष चंद्र बोस पर। यस सर। हरिपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष क्या बोलेंगे, उन्हें सुनने के लिए कांग्रेसी बेहद उत्साहित थे। अधिवेशन की शुरुआत में पंडित नेहरू ने अपने कार्यकाल का ब्यौरा दिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बापूजी की जय हो, बापूजी की जय हो, बापूजी की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों, मैं सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करता हूं। सुभाष की जय हो, सुभाष की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुझे आशा है आप मेरी बात को मानेंगे। आदरणीय बापूजी, मेरे वरिष्ठ जनों और साथियों, ईश्वर करे महात्मा गांधी जी का नेतृत्व इस देश को हजारों सालों तक मिले। मैं कांग्रेस के सर्वोच्च पद पर बैठने की क्षमता नहीं रखता, वो तो गांधी जी का आशीर्वाद और युवा शक्ति का साथ है जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ये मेरा नहीं, देश की उस युवा शक्ति का सम्मान है जो आजादी के लिए बेचैन है। भारत माता के कितने श्रेष्ठ लोग इस पद को संभाल चुके हैं, मैं उन सभी को स्मरण करता हूं। साम्राज्य जितनी तेजी से ऊंचाइयों को छूते हैं, उतनी ही गति से उनका पतन भी होता है। ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य भी अस्त होगा। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति अब नहीं चलेगी। आयरलैंड और फिलिस्तीन में भी यही किया अंग्रेजों ने, और इसी नीति के साथ वो हिंदुस्तान पर भी राज करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के विकास के लिए हमें खास रणनीति अपनानी चाहिए। हिंदुस्तान को विकास के रास्ते पर ले जाना है तो देश को एक विश्व स्तरीय लिपि को अपनाना होगा, और मैं मानता हूं कि रोमन लिपि से बेहतर और कोई लिपि है ही नहीं। बढ़ती हुई जनसंख्या पर हमारी चिंता होनी चाहिए, इस पर नियंत्रण के बारे में सोचा जाना चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुभाष के भाषण से कांग्रेस में दो तरह की प्रतिक्रिया थी। वामपंथी विचारधारा वाले सुभाष की नई गाइडलाइन से खुश थे, लेकिन गांधीवादी कार्यकर्ता नाखुश थे। उन्हें लग रहा था कि बापूजी ने सुभाष को अध्यक्ष बनाकर गलती की है। गांधी जी भी खुद को अपनी नाराजगी भरी टिप्पणी करने से रोक नहीं सके। सुभाष, तुम मेरे बहुत करीब हो, लेकिन क्यों ऐसा लगता है कि तुम अब भी मुझसे बहुत दूर हो? ऐसा नहीं है बापूजी, यह आपका मानना होगा। मैं तो आपके बहुत करीब हूं, आपका अपना हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं सुभाष, मैं जो सोच रहा हूं वो सही है। अधिवेशन को लेकर गांधीवादी और गैर गांधीवादी दो किनारों की तरह नजर आ रहे थे। एक गुट केंद्रीय विधानमंडल में भागीदारी चाहता था, तो दूसरा साम्राज्य के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाला था। अब कांग्रेस को सुभाष जैसा अध्यक्ष मिला है, संभल के रहना। सुभाष के अध्यक्ष बनने से हमें क्या फर्क पड़ेगा, हम क्यों डरें? याद नहीं कितनी बार सुभाष बाबू कह चुके हैं, सत्ता में रहने की स्वार्थवादी सोच नहीं चलेगी, यानी विधानमंडलों से दूर रहो। आप क्या चाहते हैं? विधानमंडलों में ना रहें, सिर्फ उपवास करें, जेल में रहें और लाठियां खाने में ही जिंदगी गुजार दें।
अरे हमारी तो नेक सलाह है, संभल कर रहना इस बंगाली बाबू से। तीखे तेवरों वाला है अब हमारा नेता। कांग्रेस अधिवेशन का समापन भव्य था। सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू और कई नेताओं ने अधिवेशन को संबोधित किया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों, मैं सरदार पटेल आप सबका स्वागत करता हूं। बंगाल की भूमि के सबसे तेजस्वी सपूत के हाथों में अब कांग्रेस की कमान है। कांग्रेस की गति और दिशा अब युवा सोच के साथ आगे बढ़ेगी। आंदोलन की रणनीति महात्मा जी के मार्गदर्शन में करवट लेगी। बापूजी के सानिध्य में सुभाष आजादी के आंदोलन में कांग्रेस की आवाज को बुलंद करेंगे। मैं उद्बोधन के लिए सरोजिनी नायडू को आमंत्रित करता हूं। मेरे सभी हिंदुस्तानी साथियों, मेरी आंखों के सामने आज वह विद्यार्थी है जिससे मैं 19 साल पहले लंदन में मिली थी। तब कल्पना भी नहीं थी वह विद्यार्थी कांग्रेस के सर्वोच्च पद पर बैठेगा। ऐसा लग रहा है आज एक युवा सिपाही के कंधों पर सेनापति का भार आ गया है। आने वाले साल सुभाष की बुद्धि, संकल्प और संघर्षशील स्वभाव के सामने चुनौती होंगी। सुभाष बंगाल के युवाओं की संघर्षशीलता, त्याग और शौर्य का प्रतीक है। लेकिन अब सुभाष को बंगाल से बाहर निकलकर संपूर्ण हिंदुस्तान की सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। सुभाष की जय हो, सुभाष की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों, सुभाष के लिए राष्ट्र से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, ना कोई भावना और ना ही कोई सोच। मेरे सपनों का भारत पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त राष्ट्र है। उसमें क्षेत्रीयता, जातिवाद, भाषावाद की कोई जगह नहीं है। मैं ऐसे सामर्थ्यवान भारत की कल्पना करता हूं जिसमें समग्रता हो। केवल बंगाल ही मेरी सोच नहीं है, मैं अखंड भारत का लाल हूं और मुझे केवल वंदे मातरम कहने में सुकून मिलता है। वंदे मातरम। अधिवेशन भव्यता के साथ खत्म हो गया। मुंबई से कलकत्ता जाने से पहले सुभाष ने पार्टी के महासचिव आचार्य कृपलानी को बुलाया। आइए आचार्य जी, बैठिए। आपसे कुछ चर्चा करनी थी, इसीलिए बुलावा भेजा था। आपसे मुझे काफी अपेक्षाएं हैं। सुभाष बाबू, सचिव के नाते आप जो भी सहयोग की अपेक्षा रखेंगे वो पूरी करूंगा। ये तो मैं भी आपसे अपेक्षा करता हूं। मुझे व्यस्तताएं अच्छी लगती हैं, अनेक योजनाएं चल रही हैं। अच्छा ये बताइए, आप कलकत्ता कब आ रहे हैं? कलकत्ता? मेरा कार्यालय तो इलाहाबाद में है। मैं इतनी दूर कलकत्ता कैसे आ सकता हूँ? अच्छा हुआ आपने ये याद दिला दिया। मैं कलकत्ता में रहूंगा और मेरा कार्यालय इलाहाबाद में। ऐसे में रोज के काम कैसे निपटेंगे? ऐसा कीजिए कि कार्यालय कलकत्ता ही ले चलिए। ये संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कांग्रेस कार्यालय इलाहाबाद से कलकत्ता ले चले, ये सब क्या कह रहे हैं आप? इलाहाबाद से ही तो कांग्रेस चलती है। मैं समझता हूं कांग्रेस कार्यालय बंबई या दिल्ली में होना चाहिए था। ये इलाहाबाद में कैसे बन गया, ये समझ नहीं पा रहा हूं। हाँ, ये सही है कि बीते 7-8 सालों में जो भी अध्यक्ष रहे उन्हें इलाहाबाद सुविधाजनक रहा है, पर यह जरूरी नहीं
कि कांग्रेस हमेशा आनंद भवन से ही चलती रहे। देखिए सुभाष बाबू, आपको जो करना है करिए, मैं तो अब चला। कृपलानी जी, कार्यालय की बात छोड़िए, आप तो पार्टी महासचिव है ना, आपको समय समय पर कलकत्ते आना ही पड़ेगा। देखिए तब की तब देखूंगा, अभी तो मैं चलता हूं। आइए आचार्य जी, क्या बात है, बड़े उखड़े उखड़े लग रहे हैं। अरे इस तरह मुझे क्या देख रहे हैं, क्या बात है कृपलानी जी? अरे आपके परम मित्र सुभाष चंद्र बोस को यह पसंद नहीं कि अब कांग्रेस आनंद भवन से चले। वो बंगाल से कांग्रेस चलाने की बात कर रहे हैं, समझे जवाहरलाल? आचार्य जी, आपको गलतफहमी हुई है, सुभाष ऐसा नहीं है। अरे जाने दीजिए, मुझे मालूम है आप तो अब अपने परम मित्र का ही साथ देंगे, लेकिन मैं हरितपुर में साफ कह चुका हूं, मुझ जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति का इस तरह के आदमी के साथ काम करना संभव ही नहीं है। मुझे माफ करें, इस फासिस्टवादी व्यक्ति से छुटकारा दिलवा दीजिए बस, और आप संभालें अपने मित्र को। आचार्य कृपलानी से झड़प के बाद सुभाष चंद्र बोस ने मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना से हिंदू मुस्लिम एकता पर चर्चा करने के लिए उन्हें फोन लगाया। हेलो, हाँ जी, मैं जिन्ना मेंशन से बोल रहा हूँ। आप कौन? सुभाष चंद्र बोस। जिन्ना साहब से बात होगी क्या? जी अभी देखता हूँ, बालकनी में है साहब। साहब, आपका फोन। अरे किसका फोन है इस वक्त? जी साहब, सुभाष बाबू का। कौन सुभाष? वही कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस? जी उन्हीं का है, आपसे बात करना चाहते हैं। लो। हाँ, कहिए मिस्टर बोस, कैसे हैं? क्यों याद किया? मेरा पत्र मिला होगा, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। कब? अभी? रात के 9 बजे तो मुलाकात नहीं हो सकेगी, ये मेरे आराम का वक्त होता है। पर मेरे लिए अभी ही मिलना संभव हो सकेगा, क्योंकि कल सुबह मुझे कलकत्ता निकलना है। तो आ जाइए आधा घंटे में। तैयार होने में मुझे इतना वक्त लग ही जाएगा। ठीक है, मैं आधे घंटे के बाद आता हूं। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।